हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 25 एंड 26 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू लॉन्च स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग ऑफ सिटीज। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज एनवायरनमेंट में कवर होगी, अभी ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है ये क्या करेगा, हमारी कंट्री की 131 सिटीज को रैंक करेगा सो दैट हम वहाँ पे क्या कर सके, हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर जो सिटी एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो गाइस, ये है क्या, वो सिटीज हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और हमारा एम है कि वहाँ पे हम एयर पोल्यूशन को 40% तक रिड्यूस कर सके 2025 तक। तो हाईलाइट किया कि जो रैंकिंग होगी वो इस बेस पे ली जाएगी कहाँ पे हम कौन से एक्शन लिए जाएंगे सिटीज़ के द्वारा सो दैट हम वहाँ की एयर क्वालिटी इंप्रूव कर सके। अलग अलग सेक्टर में, मतलब कि एयर क्वालिटी के अंदर भी डिफरेंट कैटेगराइजेशन होती है तो उनको हम इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा सिटीज़ के द्वारा एनुअल सेल्फ असेसमेंट होगी और ये किस बेसिस पे होगी, प्राना, दैट इज द पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो इनके अंदर जो भी फ्रेमवर्क है, गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग एनुअल सेल्फ असेसमेंट होगी। जो प्राना पोर्टल है वो मॉनिटरिंग है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनसीईपी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके अंदर जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो प्राना पोर्टल पे की जा रही है। ठीक है, 131 सिटीज को उसमें 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। वो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वो ऐसी 47 सिटीज हैं। वो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 3 से 10 लाख में है जो कि 44 सिटीज है। और वो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, ऐसी सिटीज 40 सिटीज है। जो 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज हैं, हर एक ग्रुप में जो भी होंगी उन्हें कैश अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा जो नेशनल क्लीन एक्शन प्लान है आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था सो दैट हमने जो पार्टिकुलेट मैटर है स्पेशली PM 2.5 और ट्रेंड उसको उसकी कंसेंट्रेशन रिड्यूस कर सके। अगले 5 साल में नियर अबाउट 20% हमने रिड्यूस करनी है और 2017 हम इसका बेस ईयर करते हैं कंपेरिजन के लिए। ठीक है, इसके अंदर हमने 123 नॉन अटेनमेंट सिटीज को भी इंक्लूड किया है जिसके अंदर मतलब विच एक्सीड द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी सेंटर, मतलब कि वहाँ पे एयर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो उसके स्टैंडर्ड को एक्सीड करते हैं, उन सिटीज को भी हमने इसमें ऐड किया है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम मेक इन इंडिया कंप्लीट्स 8 ईयर्स। फाइन, तो गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था उसको 8 साल कंप्लीट हो गया। तो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ये तो आपको पता होना चाहिए 2014 में लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर हमने यही बोला था कि हम इंडिया के अंदर सब कुछ बनाएंगे और इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट बूस्ट कर रहे थे, इनोवेशन अच्छी बना रहे थे, स्किल डेवलपमेंट कर रहे थे और बेस्ट अपना मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। इसके अंदर हमने 27 सेक्टर को ऐड किया जिसके अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को अच्छा करेंगे, इंक्लूडिंग इसमें हमने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स ऐड किए। अभी तक हमने क्या क्या प्रोग्रेस कर चुकी है, क्या क्या अचीव कर चुका है मेक इन इंडिया के अंदर। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो चुकी है जो कि $83.6 बिलियन हो चुकी है, जो कि 2021-22 में हाईएस्ट है, जो 2014-15 में $45.15 बिलियन थी, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। इसके अलावा टॉयज का इंपोर्ट हमने 70% डिक्रीज हो गया जो कि बहुत अच्छा है और इंडिया ग्लोबल टॉय हब बनने वाला है विद इन अ फ्यू ईयर। अब हम देख लेते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव किस पिलर्स पे, 4 पिलर्स पे है। सबसे पहले हमने न्यू प्रोसेसेस लेके आनी है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नया लेके आना है, नए सेक्टर्स हमने इंडिया में इंडल्ज करने हैं और माइंडसेट लोगों का नया करना है। ठीक है, न्यू प्रोसेसेस में हमें क्या करना है, ऑफकोर्स ऐसी प्रोसेसेस अपनानी है सो दैट हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो। ठीक है, बिजनेस करने का तरीका ईजी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्या करना है, ऐसा करना है सो दैट हम अपना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप कर सकें, स्मार्ट सिटीज डेवलप कर सकें, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें, अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी ले सके और हाई स्पीड कम्युनिकेशन हो सके। न्यू सेक्टर्स क्या है, हमने 27 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एक्टिविटीज ये सब हो गया। न्यू माइंडसेट क्या करना है, हमें इंडस्ट्रीज का माइंडसेट पार्टनर करना है, इस तरह से पार्टनरशिप करनी है सो दैट हम इस तरह से काम करें कि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए काम हो सके। फाइन, अब आप देख सकते हो इसके अलावा हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होती है, इसके अंदर क्या करती है, जो गवर्नमेंट होती है इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। तो ऐसी स्कीम 14 सेक्टर्स में करी है जिसका लॉन्च इसलिए किया सो दैट हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन कर सके, इंडिया को आत्मनिर्भर बना सके और अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके। इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया सो दैट हम सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम इंडिया में अच्छा कर सकें। नेशनल स्किल विंडो सिस्टम है सो दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव कर सके। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो इंप्रूव हो रहा है, जो कि 2014 में 142 था, 2020 में 63 रह गया। प्रधानमंत्री का गति शक्ति प्रोग्राम है, ये गति शक्ति प्रोग्राम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है टू वेरियस इकोनॉमिक जोन्स। इसके अलावा एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम डिस्ट्रिक्ट्स की हेल्प करेंगे सो दैट हम वहाँ की प्रोडक्ट की जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट है, फेमस प्रोडक्ट है, उसकी ब्रांडिंग कर सके और उसका एक्सपोर्ट कर सकें ऑफकोर्स। ठीक है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 स्कीम है जिसके अंदर हमें एक कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है लोकल इंडस्ट्री में सो दैट हम लोकल लोगों की इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ा सकें। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है डिफेंस exports up to 334% in last 5 years, now exporting to 75 nation government.
तो वैसे भी बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जो हमारा इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है पिछले 5 साल में 334% बढ़ा है और इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं 75 अलग कंट्रीज़ को, ठीक है। तो मेजर एक्सपोर्ट कहाँ काम कर रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं, फिलीपींस में कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज़ में कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की कंट्रीज़ में कर रहे हैं। जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट है 2021-22 में वो 13,000 करोड़ का है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है अभी तक का। 2021-22 में प्राइवेट सेक्टर 70% एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें जबकि जो पब्लिक सेक्टर है वो नियर अबाउट 30% ही कर रहा है। इससे पहले जो प्राइवेट सेक्टर है वो 90% इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट करता था। इंडिया का एम ये है कि हमें $25 बिलियन टर्नओवर करना है डिफेंस के प्रोडक्शन में, तो $5 बिलियन के एक्सपोर्ट करने हमें 2025 तक, ठीक है। और इसी के लिए हम काफ़ी इनिशिएटिव चलाए हुए हैं। इनिशिएटिव क्या क्या इनिशिएटिव है, तो हम अपनी डिफेंस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ा रही हैं। सबसे पहले हमने FDI लिमिट को बढ़ा दिया है, पहले 74%, उसको पहले 49% थी, उसको बढ़ा के 74% करिए। इसके हमने डिफेंस कॉरिडोर को एस्टेब्लिश किया यूपी और तमिलनाडु में। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है, मतलब अगर आप कहीं से भी डिफेंस की चीज़ें खरीद रहे हो तो उस प्रोसीजर को हमने क्या करा, बहुत ईजी कर दिया है, सो दैट मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए आत्मनिर्भर को। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, जिसके अंदर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कल्चर को बूस्ट कर रहे हैं और डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सटेंशन इनिशिएटिव को भी वो किया है। अब जरा हम ऊपर ये पढ़ लेते हैं रिसेंट कौन कौन से माइलस्टोन है जो इंडिया ने अचीव किया डिफेंस सेक्टर में। सबसे पहले अपना जो एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया है, दैट इंडियन नेवल शिप विक्रांत, उसको हमने कमीशन किया कोची में, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया है, इंडिजीनियस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसका नाम ये है, ठीक है, उसको भी हमने इंडिया कोस्ट गार्ड में कमीशन किया। इसके अलावा हमने न्यू जनरेशन जो बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि-P, उसको भी हमने टेस्ट किया। इसके अलावा फिलीपींस ने $374.96 मिलियन की डील साइन किया है इंडिया के साथ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, उनको जो हमें वो सप्लाई करेगी एंटीशिप वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज में, ठीक है। तो इंडिया के अब तक के अचीवमेंट्स हैं। इसके अलावा क्या सिग्निफिकेंस है, अगर हम डिफेंस में एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो इंडिया को क्या बेनिफिट है। ऑफकोर्स सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक बेस अच्छा होगा और हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने R&D और डिफेंस प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और इंडिया की जो डिप्लोमेटिक टाइज है विद डिफरेंट कंट्रीज को भी बूस्ट होगी। राइट, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार टू बी लॉन्च्ड बाय द टोयोटा, ठीक है। तो टोयोटा के द्वारा इंडिया का फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च होने वाला है। तो टोयोटा इज सेट टू लॉन्च इंडिया की फर्स्ट टोयोटा इज सेट टू लॉन्च इंडिया की जो फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार है, जिसका गोल है कि हमें क्या करना है, जो कंट्री की डिपेंडेंसी की बाहर की कंट्री से हमारा फोसिल फ्यूल्स आता है उनकी उस पर रिड्यूस होंगे और अपना ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल या फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल होते क्या हैं। देखो ये इस तरह के इंजन होते हैं व्हीकल्स में जो क्या कर सकते हैं, गैसोलीन मानी पेट्रोल पे भी चल सकता है और साथ के साथ अगर हम पेट्रोल और इथेनॉल का ब्लेंड करते हैं तो उन पे भी चल सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम नियर अबाउट इथेनॉल का ब्लेंड करेंगे 17% तक, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे व्हीकल्स हैं कि इनके लिए आपको अलग से इंजन नहीं करने पड़ेंगे और मतलब कि ओनली पेट्रोल पे भी चल सकते हैं और ब्लेंडिंग पेट्रोल पे भी चल सकते हैं। फ्लेक्सिबल फ्यूल इंजन होते हैं जो 100% पेट्रोल पे भी चल सकते हैं और ऑलरेडी उस कंट्रीज़ में ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे ब्राज़ील, यूएसए, कनाडा 100% इथेनॉल पे भी चल सकते हैं। इसके अंदर होता है वन टू सिस्टम तरह का सिस्टम होता है, जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं विच इज़ फाउंड इन द कन्वेंशनल पेट्रोल होने का, ठीक है। अभी इंडिया में जो कार्स हैं उसमें ओनली पेट्रोल चलता है या फिर ओनली डीजल चलता है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होएगा, क्योंकि आगे हमारा ब्लेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, तो उसमें हम दोनों तरह के पेट्रोल से चला सकते हैं, मतलब ब्लेंडिंग से भी और कन्वेंशनल पेट्रोल से भी। फ्लेक्सिबल फ्यूल एक तरह का अल्टरनेटिव फ्यूल है जो गैसोलीन और मिथेनॉल या इथेनॉल के कॉम्बिनेशन से बनता है, जो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का एम ये है कि हमें क्या कर रहे हैं, इट इज़ कैलिब्रेटेड टू एकोमोडेट हायर ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ इथेनॉल। अब फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल की बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले जो ऑफकोर्स जो हार्मफुल पोल्यूटेंट है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, इसको कम करता है। हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं उनके मतलब जो हम फ्यूल पे डिपेंडेंट उनका रिड्यूस करेगा। हम जो सरप्लस फूड ग्रेन है, क्योंकि जो बायो इथेनॉल है वो किससे बनेगा, किसी भी फूड वेस्ट से बनेगा, ठीक है। तो जो हमारी कंट्री में सरप्लस बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट हो जाता है या फिर उसको हम इथेनॉल को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज़ फ्लेक्सिबल विद द चॉइस ऑफ फ्यूल, हमारे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो और टाइप ऑफ व्हीकल्स हैं एज वेल फ्यूल इंटू जैसे मोनो फ्यूल व्हीकल्स, बायोफ्यूल व्हीकल्स, वो सब भी बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें कॉन्स क्या है, मतलब ये तो हमने बेनिफिट देख लिए हैं, इनका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज यही है क्योंकि इस तरह के इंजन्स को डेवलप करने के लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। इथेनॉल से क्या हो सकता है, इंजन डैमेज भी हो सकता है, कोरोजन भी हो सकता है। इसके अलावा जो बायो इथेनॉल है वो उतना सस्ता नहीं है जितना पेट्रोल है,
ठीक है, क्योंकि इसके अलावा क्योंकि वो उतनी फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देता जितना पेट्रोल अकेला देता है। इसके अलावा अगर हम शुगर केन को यूज़ करेंगे बायोएथनॉल बनाने के लिए, और शुगर केन ऑलरेडी ऐसी क्रॉप है जो बहुत ज़्यादा वाटर लेती है, ठीक है, तो उससे हमारा जो ग्राउंड टेबल है वो भी कहीं ना कहीं डिग्रेड होगा। फाइन, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। दैट इज द रशिया बैक्स इंडिया ब्राज़ील फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो गाइस ये जो न्यूज़ हमारी इंटरनेशनल रिलेशन में कवर होगी। अभी का यूएन जनरल असेंबली का 77 सेशन में रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी इंडिया के साथ सपोर्ट किया है, और ये रशिया ने बोला है कि हाँ इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। अभी आपको पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर है, यूएसए, यूके, रशिया एंड यार देख लो 5 परमानेंट मेंबर है, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। ठीक है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता है 6 मेन ऑर्गन है यूएन की, इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, जैसे इंडिया हो गया, और इन नॉन परमानेंट मेंबर को 2 साल के टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ग्रुप्स बहुत हैं जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के लिए बात करते हैं, जैसे G4 नेशन हो गया। ठीक है, ये ग्रुप प्राइमरी फोकस करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल पे। ठीक है, L69 ग्रुप हो गया, इसके अंदर मेनली डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया, पैसिफिक की इन ग्रुप की डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनका मेन एम ये है कि हमें क्या करना है, कुछ रिफॉर्म करना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, तो अभी क्या करना है, मेरिट क्या है, मतलब अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बन गई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो इससे हमें एडवांटेज क्या है। सबसे पहले क्या है, इंडिया की जो अपनी पॉलिसी है पंचशील, उससे वो स्ट्रिक्टली मतलब एडहर रहेगा, मतलब उसको उसके साथ काम करेगा, विच इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी। देखो पंचशील में 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पंचशील का मतलब 5 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले इंडिया सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेगा हर एक कंट्री की, नॉन एग्रेशन, ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी और पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। इसके अलावा इंडिया G20 और पार्ट है वो, इसके अलावा वो G7 में भी इनिशिएटिव कुछ लेते रहते हैं। इंडिया ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, ये लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड ट्रूप्स का टू यूएन पीस कीपिंग मिशन। इसके अलावा इंडिया एज अ लीडिंग ग्लोबल पावर, इसने काफ़ी रिफॉर्म्स की बात करी, जैसे इंक्लूसिविटी, रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। फाइन, परमानेंट मेंबरशिप से क्या होएगा, इंडिया में वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है डेवलपिंग कंट्रीज को भी और अंडर डेवलपमेंट वर्ल्ड को भी, क्योंकि अभी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 कंट्री है सभी की सभी डेवलप्ड है। फाइन, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। इंडिया अनाउंसेस लॉन्च ऑफ द इनोवेटिव रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायोरिफाइनरीज एट अ ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। फाइन, तो अभी ये जो रोड मैप उसको डेवलप किया जा रहा है को लीडर्स के द्वारा, मतलब इंडिया और नीदरलैंड के द्वारा, जो बेस्ड है उन इनपुट्स के, वो इनपुट जो लिए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा, जैसे ब्राज़ील, कनाडा, यूके, यूरोपियन कमीशन। देखो इस रोड मैप का एम क्या है, दैट इज द इनोवेटिव रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायोरिफाइनरी। देखो नाम से पता चल रहा है बायोरिफाइनरीज की बात करी है। इसका एम ये है कि जो भी अभी तक गैप है उसको फिल करना। कौन कौन से गैप, जो भी हमारी बायो रिफाइनिंग की वैल्यू चेन, सप्लाई वैल्यू चेन में जहाँ मतलब कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ तक सप्लाई हो रही है, अच्छे से जा नहीं रहा है, उसमें जो गैप्स हैं, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके अंदर देखेंगे कौन से एक्शंस हैं या कौन सी चीज़ें जिसको हमने प्रायोरिटीज़ करनी है, सो दैट हम मिशन को सपोर्ट कर सकें। फिर मिशन के ओवरऑल पोर्ट्स को हम गाइड करेंगे ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं जो मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज है वो 7th मिशन है, किसके अंदर, मिशन इनोवेशन के अंदर, जिसको लॉन्च किया था अप्रैल 2022 में। फाइन, मिशन इनोवेशन है क्या, देखो नाम से पता चले इनोवेशन, कुछ हमें इन्वेंशन टाइप करनी है, कुछ अलग करना है। ठीक है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसके अंदर हमें क्या करना है, जो 10 साल है जिसके अंदर हमने एक्शन इन्वेस्टमेंट करनी है रिसर्च में, डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन में, सो दैट हम क्लीन एनर्जी को अफोर्डेबल बना सके, अट्रैक्टिव बना चुके हैं, एक्सेसिबल बना सके। ठीक है, इसके अंदर 22 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, अगर हम ये देखते हैं इसका एम क्या है, दैट इज द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। इसके अंदर हमें क्या करना है, इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेट करनी है, और जो भी हमें एनर्जी सेक्टर में R&D है उसमें फाइनेंसिंग की कमी आ रही है उसको फाइनेंस करना है अगले 5 साल में। गोल ये कि हमें क्या करना है, इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आना है, सो दैट हम क्या कर सके, कमर्शियलाइज कर सके इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज को। टारगेट ये कि हमें क्या करना है, जो 10% अभी फॉसिल फ्यूल्स है उनको रिप्लेस करना है, सिर्फ 10% करना है। देखो फुली तो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता है। ठीक है, केमिकल्स, मटेरियल, इन सबको बायो अल्टरनेटिव से हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है 2030 तक। ठीक है, क्यों करना है, देखो ताकि हमने इंपोर्ट की डिपेंडेंसी रिड्यूस कर सके, जो हमारा पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, उसको हम डील कर सके। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या करना है, 8 कोलैबोरेटिव एक्शन को प्रायोरिटीज किया, इसमें 3 पिलर्स पे जो कि बेस्ड है। रिसर्च को, डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन को सपोर्ट करना है, पायलट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेलरेट करना है। देखो पायलट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि छोटे लेवल पे जो प्रोजेक्ट है उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें पता आइडिया हो जाएगा कि क्या लोग, अगर हम बड़े लेवल पे करें तो क्या वो प्रोजेक्ट की मतलब कि कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रेट है। ठीक है, इस लेवल में पॉलिसी एंड मार्केट कंडीशन भी इम्प्रूव करना है। फाइन, बेनिफिट्स क्या, देखो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बाय रिफाइनिंग वैल्यू चेन में जो भी गैप्स एंड चैलेंजेस हैं उसको हमने फिल कर लेंगे। दूसरा हम स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे, ऐसा मैप बना सकते हैं जिसमें हम स्ट्रेटेजी मतलब कि ऐसा होगा कि प्लानिंग प्रोटेक्ट अच्छी होगी, सो दैट हम एक R&D पोर्टफोलियो एस्टेब्लिश कर सकें। स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रपोजल करना, सो दैट जो भी फंडिंग में गैप आ रहा है उसको पे कर सकें। पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट दोनों को इकट्ठा करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी छोटी छोटी न्यूज़, दैट इज द NSS, दैट इज द नेशनल सर्विस स्कीम। अभी तो जो इंडिया के प्रेसिडेंट उन्होंने रिसेंटली NSS अवार्ड प्रेजेंट किए हैं 2020-21 में। NSS को लॉन्च किया था 1969 में, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडेड है बाय द सेंटर। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स क्या करती है, हर साल NSS अवार्ड को कन्फर करती है। ऑब्जेक्टिव है कि हमें स्टूडेंट जो यूथ है उसके अंदर पर्सनैलिटी कैरेक्टर डेवलप करना है, ठीक है, सो दैट मतलब डिसिप्लिन बना सकें उसके अंदर। इसका जो ओरिएंटेशन है वो इंस्पायर्ड है बाय द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। NSS जो वॉलंटियर्स हैं वो अपने काम पे मतलब कि वॉलंटरी काम करते हैं अपनी मर्जी, अगर उनकी मर्जी पार्टिसिपेट करना चाहते तो करें, क्योंकि आपकी भी NSS के कैंप लगते हैं उनकी स्कूल यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। सोशल इश्यूज पे काम करते हैं, लिटरेसी एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल एक्टिविटीज, इन सब पे वो काम करते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघ चक्रा। अभी के CBI ने रिसेंटली मेजर ऑपरेशन कोड लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन मेघ चक्रा, जिसके अंदर हम क्या चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज जो कि ऑनलाइन हो रही है उसको उससे अगेंस्ट काम कर सके। इसी तरह का एक ऑपरेशन तो ऑपरेशन कार्बन, इसको भी CBI ने स्टार्ट किया था नवंबर 2021 में। CBI के इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, CBI के पास एक इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इमेज और वीडियो डाटाबेस है, ठीक है। मतलब इतना बड़ा इसके अंदर वीडियोज या पिक्चर हैं, इतना डाटा है जिसके अंदर वो ये देखेंगे कि किस तरह से बच्चों को यहाँ पे अब्यूज किया जाता है, which allow investigators from member country to share data on cases of child sexual abuse, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गवर्नमेंट प्लान करेगी वो 207 हेक्टेयर ऑफ लैंड उसको डिनोटिफाई करेगी नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, सो दैट जो इलीगल सैंड की माइनिंग हो रही है उसको हम वो कर सकें, कर्ब कर सकें, ठीक है। इसके अलावा जो नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको नेशनल सेंचुरी डिक्लेयर किया है 1979 में। इसका जो टोटल एरिया है वो 3 स्टेट्स होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। ये चंबल रिवर पे लोकेटेड है जो कि यमुना रिवर के ट्रिब्यूटरी है। इसका जो मेन एरिया है वो स्पीसीज रिइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जाता है ऑफ क्रोकोडाइल स्पीसीज गवियालिस कैलविटिस, ठीक है, घड़ियाल बोला जाता है। इसके अलावा इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया की लिस्ट में भी ये ऐड है। नेक्स्ट है रोहिणी साउंडिंग रॉकेट। इसरो लॉन्च करा रोहिणी RS-200 साउंडिंग रॉकेट ड्यूरिंग द वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेशन। रोहिणी साउंडिंग रॉकेट एक 2 स्टेज रॉकेट है जिसका काम यही है, जो 17 किलोमीटर तक की हाइट चढ़ जाता है और साइंटिफिक पेलोड को बियर करता है। फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट है जो कि 1963 में लॉन्च हुआ था फ्रॉम कुंभा, ठीक है, जब इसरो इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बिगनिंग हुई थी। इसरो ने अपनी इंडिजिनियस साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया था 1965 में। इसका काम क्या है, एटमॉस्फेरिक रीजन्स मतलब कि जो भी अपना ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर है इन रीजन्स में जाके वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है। तो मतलब अपर एटमॉस्फेयर रीजन में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, कुछ नए कंपोनेंट्स को टेस्ट कर सकता है, ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता है इन लॉन्च व्हीकल्स एंड सैटेलाइट्स। फाइन। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कगाडू। ये ऑस्ट्रेलिया की नेवल एक्सरसाइज है जो कि 2 साल में एक बार होती है, बाई एनुअली मतलब 2 साल में एक बार होती है, बाई एनुअली होती है जो साल में 2 बार होता है, ठीक है। इसके अंदर 14 कंट्री से भी ज़्यादा नेवीज ने पार्टिसिपेट किया इंक्लूडिंग इंडिया। नेक्स्ट है डार्ट, दैट इज द डबल एस्टेरॉयड रिडक्शन टेस्ट मिशन। नासा का जो डार्ट स्पेस क्राफ्ट है वो एस्टेरॉयड डिमॉर्फोस में कोलाइड होगा। डिमॉर्फोस में क्या करता है, जो लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है जिसका नाम है डिडीमोस, उसको उसके आसपास घूमता है। 2021 में लॉन्च किया गया था लो कोस्ट स्पेस क्राफ्ट है जिसका वेट 610 किलोग्राम है। सुसाइड मिशन भी बोलते हैं इसको क्योंकि एंड स्पेस क्राफ्ट विल बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये काम करने के बाद स्पेस क्राफ्ट खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये फर्स्ट ऐसा है जो कि काइनेटिक इम्पैक्टर मेथड को यूज़ कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ एस्टेरॉइड्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, क्या ट्रेजेक्ट्री है उसको वो देखता है, ठीक है, जो अर्थ को कहीं ना कहीं थ्रेटन करे। देखो आपको पता है एस्टेरॉइड क्या होते हैं, जो कि अपने सोलर सिस्टम में कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसको वो देखता है कि उनकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, क्या चेंज करे, तो उनको ऑब्जॉर्व कर रहा है। जो इमेज होती है डबल एस्टेरॉइड सिस्टम की उसको शेयर किया जाएगा इस कैमरा के थ्रू, डायनामोस रिकॉन्सिलेंस एस्टेरॉइड कैमरा फॉर ऑप्टिकल नेविगेशन। इसके अंदर एक और स्मॉल सैटेलाइट भी डार्ट के अंदर जिसका नाम है क्यूबसैट नेम्ड लाइक एट, ठीक है, तो इसका भी कुछ ना कुछ काम होगा। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है डिजिटल ट्रस्ट। अभी क्या जो इसाका ने रिसेंटली लॉन्च रिलीज की है स्टेट ऑफ डिजिटल ट्रस्ट रिपोर्ट 2022, ठीक है। डिजिटल इसका काम क्या होगा, ये हाईलाइट करेगी कि डिजिटल ट्रस्ट का मेन काम है सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डाटा इंटीग्रिटी, रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव करना। डिजिटल ट्रस्ट को कॉन्फिडेंस, इसको डिफाइन किया जाता है कि कॉन्फिडेंस यूजर है जिसके अंदर एबिलिटी है लोगों की भी टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस की भी। बेनिफिट्स क्या है, पॉजिटिव रेपुटेशन, स्ट्रॉन्गर कस्टमर लॉयल्टी, मोर अवेलेबल डाटा टू मेक डिसीजन, फ्यूअर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, फ्यूअर प्राइवेसी ब्रीचेज। मेजर इसके अंदर ऑब्स्टेकल्स क्या है, स्टाफ स्किल्स नहीं है इसके अंदर,
ट्रेनिंग लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, डिजिटल ट्रस्ट, नॉन अलाइनमेंट ऑफ डिजिटल ट्रस्ट इन कंपनी गोल्स, टेक्नोलॉजी की भी कमी है। नेक्स्ट है बेसल सर्वेक्षण, ठीक है। अभी की जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अफेयर्स है वो क्या कर रही है, डिफरेंट सिटीज़ को रैंक कर रही है कि वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। और इसको अक्टूबर में कंडक्ट किया जाएगा। इसके अंदर 485 सिटीज़ को कवर किया जाता है अंडर अमरूद के। ये सीरीज क्या करती है, 5 चीज़ें को असेस करती है कि वाटर यूटिलिटी सर्विसेज कैसी है, वहाँ पे सीवर कनेक्शन कैसे हैं, या जो यूज वाटर है तो उसके बाद उसको डिस्चार्ज कैसे आ रहा है, वाटर बॉडीज की हेल्थ कैसी है, नॉन रेवेन्यू वाटर एंड बेस्ट प्रैक्टिस एंड इनोवेशन। असेसमेंट जो पैरामीटर्स होगा फाइनलाइज किया जाएगा ऑन द आउटकम ऑफ द पायलट पेय जल संरक्षण अंडर द जल जीवन मिशन अर्बन। फाइन। नेक्स्ट है वडाकोपट्टू आर्कोलॉजिकल साइट। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 12,000 ईयर ओल्ड आर्टिफैक्ट को रिसेंटली लॉन्च किया नियर चेन्नई तमिलनाडु। ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं इसके अंदर हैंड एक्सेस हैं, कुछ स्क्रैपर्स हैं, क्लीवर्स, चॉपर्स, इस तरह के कुछ इक्विपमेंट हैं जो कि 2000 साल पुराने हैं। रोमन एम्फोर शर्ड्स एंड ग्लास बीड्स हैं जो इंडिकेट करती है कि उस वक्त क्रोम के साथ हम एक्टिव ट्रेड करते थे। इसके अलावा हमें कुछ डेकोरेशन, टेराकोटा, टॉयज, बीड्स, बैंगल, पोर्ट्रेट कॉइन, इन सबको भी अनाथ किया। जो कार्ड स्टोर टूल्स हैं इनकी डेप्थ 75 सेंटीमीटर इतनी डेप्थ है इनकी, जो कि मिसोलिथिक कल्चर को इंडिकेट करते हैं। इसके अंदर कुछ स्कल्पचर्स मिले विष्णु जी के, शिवालिंगा के, कुछ स्टोन केविंग्स भी मिली हैं जो कि पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। आर्कोलॉजिकल साइट जो गुरुन मेडा में, उसको नथम मेडू भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है, वडकपट्टू विलेज में, जिसको ओरिजिनल डिस्कवर किया था 1922 में। लास्ट होता है दैट इज द हरिजन सेवक संघ। रिसेंटली के हरिजन सेवक संघ की 90th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया गया है। इसको ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी बोलते हैं, जिसको महात्मा गांधी की तरफ फाउंडेड किया गया था इन द ईयर 1932 सो दैट अनटचेबिलिटी को रेडिकेट कर दिया गया। इनके फाउंडिंग प्रेसिडेंट है वो है घनश्यामा बिरला और उनके सेक्रेटरी हैं वो अमृतलाल ठक्कर है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें क्या करना है कि हमें जो भी अनटचेबिलिटी है जो भी अभी हिंदूज में प्रिवेलेंट है उसको रेडिकेट करना, वो कैसे करते हैं, बाय ट्रूथफुल एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। तो अगर 25 एंड 26 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो रही है। इसके अलावा मैं सितंबर के सभी करंट अफेयर्स कवर करूंगी और वीकली एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर एक वीक के सारे करंट अफेयर्स कवर होंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।